संसद में वक्फ संशोधन बिल पर 2 दिन से जो बहस चल रही है उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है जैसे विपक्ष ने इस बिल पर बहस की मांग करके अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार ली। आज राज्यसभा में बीजेपी सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने वक्फ बिल पर विपक्ष के एजेंडे के धागे खोल दिए। राधा मोहन अग्रवाल ने कुरान को कोट करते हुए बताया कि उन्होंने जेपीसी मीटिंग के दौरान मौलवी साहब से पूछ लिया था कि जो संपत्ति दान नहीं की है उसे वक्फ बाय यूजर कैसे मान लेंगे, तो मौलवी साहब के पास कोई जवाब ही नहीं था। सुनिए राधा मोहन अग्रवाल ने क्या बताया। जैसे फिल्मों में गुंडे हुआ करते थे, जिस औरत पर हाथ रख दी वो औरत उनकी हो गई, इसी प्रकार से इन वक्फ बोर्डों ने भू माफियाओं की तरह काम किया। जिस जमीन पर हाथ रख दिया इन्होंने वो जमीन उनकी हो गई। किराए पर मकान ले ले, अपने 4 मित्रों को बुला ले और नमाज पढ़ ले, 5वें दिन वो कह देगा हमने इस स्थान पर नमाज पढ़ी है, यह वक्फ बाय यूजर है, अब इसे वक्फ घोषित कर दो। और घोषित हो गई। अध्यक्ष महोदय, आपके पास एक बड़ी जमीन है, खाली पड़ी है, बगल में कुछ मुस्लिम परिवार रहते हैं, उन्हें नमाज पढ़ने के लिए कहीं जाना होता है, वो उस जमीन पर नमाज पढ़ ले। आप हिंदू हैं, आप मना नहीं करते। 5 दिन 7 दिन नमाज पढ़ने के बाद वो लिख के दे देंगे कि हम लोग इस जमीन पर नमाज पढ़ते थे, अब यह वक्फ बाय यूजर हो गई, अब इस जमीन पर किसी का कोई अधिकार नहीं रहेगा। मैं भी जेपीसी का मेंबर हूं। मैंने कुरान को कोट करके कहा कि मौलवी साहब ये तो बताओ कि इस कुरान में या किस हदीस में यह लिखा है कि अगर हमने कोई संपत्ति दान नहीं की तो तुम उसको वक्फ बाय यूजर मालिकाना मान लोगे। किसी के पास एक भी मेरे सवाल का जवाब नहीं था। बीजेपी सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल यही नहीं रुके, उन्होंने हजरत मोहम्मद साहब की आयतों का हवाला देते हुए वक्फ के नाम पर जो मनमानी चली आ रही थी उसको एक्सपोज किया। एक बार सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैंने इनसे कहा, जब हजरत मोहम्मद साहब ने अपने आयतों में लिखा है, 3 आयतें हैं, 4 आप चाहिएगा तो मैं पेश करूंगा। 4 आयतें हैं जहां हजरत मोहम्मद साहब कहते हैं एक भी पैसा अगर किसी को दो तो उसको लिखो, उसका उदाहरण दो, उसका विटनेस बनाओ, ताकि ताकीद रहे कि कल तुम्हारे देने को कोई चुनौती न दे पाए। एक भी पैसा दो तो लिखित दो। और तुम कहते हो कि तुम्हारे पास ये सारी संपत्तियां हैं जिसका कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है। मेरे एक भी प्रश्न का जवाब ये लोग नहीं दे पाए, खाली मुझे कहते थे कुरान पढ़ते हैं मौलाना है, कुरान पढ़ते हैं मौलाना है। अरे कुरान मैं पढ़ता हूं, तुम तो मुसलमान हो, बचपन से पढ़ते हो ना। मैं पढ़ूं और बताऊं कुरान में क्या लिखा है, मार हो जाएगी मार। ये हिंदू की भलमनसाहत है जो कुरान पढ़ के तुम्हें बताता नहीं है। आप सोचिए, वक्फ के नाम पर यही खेल चल रहा था जिसका कोई लिखित रिकॉर्ड तक नहीं, उसको भी वक्फ की संपत्ति मान लिया गया। आप वक्फ बिल के विरोध के पोस्टर बॉय बने असदुद्दीन ओवैसी का एक पुराना बयान सुनिए। ओवैसी खुद मंच पर खड़े होकर बता रहे हैं कि यूपी के अंदर 90% से ज्यादा वक्फ की जमीन के कागज तक नहीं है। सुनिए एक बार ओवैसी को। ये अगर कानून बन जाएगा, उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं, 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। वक्फ बाय यूजर खत्म हो गया तो जायदादें कौन लेगा? वो जायदादें कौन लेगा बताओ? तुम्हारे पास लीगल उसके ऊपर इख्तियारी नहीं होगा, कोई भी घुस जाएगा। वक्फ बाय यूजर निकाल दिए। ये ओवैसी हैं बॉस, खुद बता रहे हैं कि यूपी में 90% से ज्यादा वक्फ की संपत्तियों के कागज नहीं है। तो वो संपत्ति वक्फ की कैसे हुई? ज्ञानवापी से लेकर हर जगह मंदिर के साक्षात सबूत होने के बाद कागज बताओ, इतिहास बताओ, सब बताओ, फिर कोर्ट में लड़ाई लड़ो, तब जाके तुमको देंगे। और तब भी नहीं देंगे। एक भी मस्जिद जो है वो शहीद नहीं होने देंगे, नारे लगते हैं। और 1 लाख से ज्यादा संपत्ति के कागज नहीं है। नहीं भाई, हमने कह दिया तो हमारी है। ये कौन सा हिसाब चल रहा है इस देश में भाई? आप सुनिए ना, खुद बता रहे हैं ना भाई कि कोई प्रॉपर्टी के कागज नहीं, लेकिन वक्फ की है तो है, कोई नहीं छुएगा। ये क्या है? ये रंगदारी चल रही है क्या? वक्फ के नाम पर क्या चल रहा था? खुद ओवैसी इसकी गवाही दे रहे हैं।
खुद मान रहे थे कि यूपी में तो वक्फ की संपत्ति का कोई हिसाब किताब ही नहीं है। यही वजह है कि सीएम योगी भी वक्फ संशोधन बिल लाने के लिए मोदी और शाह का आभार जता रहे हैं। कह रहे हैं कि यह वक्फ बोर्ड है या माफिया बोर्ड। सुनिए एक बार योगी को। देखा ना वक्फ बोर्ड ने कैसा मनमानापन उस समय बयान दे रहे थे। जब हम कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। महाकुंभ भव्य और दिव्य होगा। और बहनों और भाइयों, और भव्य और दिव्य कुंभ वहां है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, गृह मंत्री अमित शाह जी के, जिन्होंने वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लगा करके वेलफेयर के कार्य के साथ ये सभी बोर्ड जुड़े। इसके लिए वक्फ बोर्ड से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण अधिनियम को संसद में, लोकसभा में पारित किया है। आप यह भी देखिए कि संसद के अंदर या संसद के बाहर वक्फ बिल पर विपक्ष के पास तर्क का कोटा खत्म हो चुका है। इसलिए कल तक वक्फ बिल को ट्रंप, चीन, महाकुंभ से जोड़ रहे थे। आज भाई अडानी की एंट्री करा दी। इनका कोई मुद्दा ऐसा नहीं है जिसमें ये लोग अडानी की एंट्री नहीं कराते। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव और कांग्रेस सांसद नसीर हुसैन ने क्या कहा और कैसे जेपी नड्डा ने जवाब दिया है, वो एक बार देखिए। जो कल हमारा रुख था वो आज भी है। वक्फ बिल को हम बहुत ही नाजायज एक बिल मान रहे हैं। देश की जितनी जमीन है बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दी। अब मंशा है उन्हीं उद्योगपतियों को ये जमीन देने की। सर वक्फ बाय यूजर की बात, तो सबसे बड़ा मार जो इस बिल में ला रहे हैं वक्फ बाय यूजर, क्यों ये ला रहे हैं सबको पता है। इनकी सारी की सारी जो है निगाह संपत्ति पे है, जमीन पे है, लैंड पे है। धारावी पे में किसको दिया है उन्होंने? करोड़ों के भाव पे किसको दिया? तो ये डिरेल हुआ और डिरेल के साथ साथ डिविएट भी हुआ। कल मुझे लोकसभा में भी देखने का मौका मिला। अब इस बिल में कहीं राम मंदिर आ रहा है, इस बिल में कहीं कुंभ मेला दिख रहा है, इस बिल में बिहार का इलेक्शन दिख रहा है, इसमें एयर इंडिया बिक गया, केरला का सिनेमा दिख रहा है। ये चीजें, ये डिविएट, डिरेल, सेंसेशनलाइज। वक्फ बिल के विरोध में विपक्ष 8 की जगह 12 घंटे चर्चा की मांग कर रहा था, लेकिन जब लोकसभा में इस पर 14 घंटे चर्चा हुई तब भी इतना टाइम देने के बाद भी विपक्ष वक्फ बिल के विरोध में ऐसी कोई दलील नहीं दे पाया जो मोदी सरकार को हिला दे या जिसको सुन के आप भी कन्विंस हो जाए कि नहीं बॉस ये तो एकदम तगड़ी बात कह रहे हैं, ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। एक तर्क इनके पास नहीं है। आप असदुद्दीन ओवैसी को सुनिए, वो वक्फ के विरोध में मतलब अलग लेवल की अजीब दलील दे रहे हैं। एक बार सुनिए। और गवर्नमेंट क्या कर रही है? आप मुस्लिम समाज में जो बेकार किस्म के लोग हैं उनको एक रास्ता बना रहे हैं, एग्जिट दिखा रहे हैं कि तुम्हें वक्फ से बचना है तो तुम्हें ट्रस्ट बना लो। ये क्या कर रहे हैं सर आप? कम से कम उन दाऊदी बोरा को आप दे देते। जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान रोज़े क़यामत तक अपनी शरीयत पे कायम था, है और रहेगा। दुनिया की कोई ताकत हमको खत्म नहीं कर सकती। हम सब कुछ लुटा देंगे, अपने जमीन को लुटा देंगे, अपने घर को लुटा देंगे, अपनी खेतियों को लुटा देंगे, अपनी इज्जतों को लुटा देंगे, अपनी इस्मतों को लुटा देंगे, अपनी आबरूओं को लुटा देंगे। लेकिन अल्लाह उसके रसूल की कदम हम अपने ईमान को लुटने नहीं देंगे। हम अपने ईमान को लुटने नहीं देंगे। अगर कोई समझ रहा है कि हमको लूट कर कमजोर कर देंगे तो ऐना समझ लुटेरे, लूट ले जितना लूटना है, लेकिन तेरे पास इतनी ताकत नहीं कि तू हमारे ईमान को लूट सके। फिल्मी डायलॉग बाजी चल रही है भाई। और अगर वक्फ बोर्ड शरीयत के हिसाब से धर्म का हिस्सा है
तो बहुत सारे इस्लामिक देशों में क्यों नहीं है? बताएं ये लोग। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी हो या दूसरे मुस्लिम नेता या मौलाना, सब वक्फ बिल पर इसलिए इधर उधर की बातें कर रहे हैं क्योंकि अब इन पर ही उंगलियां उठ रही। गंभीर आरोप लग रहे हैं कि ये वक्फ की संपत्ति को दबा कर बैठे। आप ओवैसी पर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स के दावों को सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। लोग वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का विरोध कर रहे हैं। ये मुसलमान नहीं, ये पॉलिटिकल मुसलमान है और ये असल में इंक्रोचर हैं वक्फ के। आप ऊपर से लेके नीचे तक जितने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर्स हैं, जितने ये मुस्लिम तंजीमें चल रही हैं या जमात है या जो लोग साथ में आए हमदर्द बन के दिखा रहे हैं या ओवैसी साहब हैं, ये सब लोग वक्फ के इंक्रोचर हैं। तो बताइए, वक्फ बोर्ड की संपत्ति 200 बीघा के ऊपर अकबर अहमद डंपी का कब्जा है, कांग्रेस के यूथ संजय गांधी जी के साथी उत्तराखंड के अंदर, जहां 200 बीघा में रिसोर्ट बनाया हुआ है। दूसरे इनके सांसद सईदुज्जमा जो मुजफ्फरनगर से सांसद थे, कलियर के अंदर बंगला कब्जा के बैठे हैं वक्फ का। क्या है भाई? असदुद्दीन ओवैसी 8 रुपए एकड़ के किराएदार हैं साल के, 1000 बीघा जमीन। तरह तरह के आरोप लग रहे हैं बॉस। वक्फ के नाम पर संपत्तियों की लूट पर संसद में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच भी जबरदस्त भिड़ंत हुई है। दरअसल बुधवार को लोकसभा में बोलते हुए अनुराग ठाकुर ने दावा किया था कि कर्नाटक में वक्फ में जो भ्रष्टाचार हुआ, जो घोटाले हुए, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल थे। इस आरोप पर खड़गे बुरी तरह बिफर गए और पुष्पा अवतार में आ गए। खड़गे ने चैलेंज कर दिया कि अगर 1 पैसे के भी भ्रष्टाचार का आरोप साबित हो जाए तो वो इस्तीफा दे देंगे। 1-1 रुपए का हिसाब आपको देना चाहिए था। क्या किसी मस्जिद का पैसा आपने लिया? क्या किसी वक्फ बोर्ड का पैसा आपने लिया? लेकिन कर्नाटक में जो घोटाले हुए सर, उसमें इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम भी आता है। जहां पर क्या अगर ये बीजेपी के लोग डरा कर मुझे झुकाना चाहते हैं, मैं कभी नहीं झुकूंगा। मैं टूट जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं, ये याद रखो। डराने से मैं डरने वाला नहीं हूं और 1 इंच भी अगर जगह मैंने अगर किसी की ली, अरे मैंने तो उस एरिया से आता हूं साहब, जिस एरिया में मुझे एक सेगमेंट में मुस्लिम के 1,20,000 वोट मुझे मिलते हैं। 1,20,000 एक ही सेगमेंट से। और मुझे ये लगाते हो और वो ठाकुर को जरा आप बुद्धि बोलिए, नहीं तो। हालांकि ये बोलते बोलते मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने क्लियर कर दिया क्यों वक्फ बिल को लेकर ये लोग विरोध कर रहे हैं। भाई एक जगह से 1,20,000 मुस्लिम वोट मिल रहा है, खुद ही बता रहे हैं, तो कैसे ना कलेजा निकाल के रख दे मुसलमानों के लिए। वक्फ संशोधन बिल पर जो लोग हंगामा कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, उन्हें यह नहीं दिखाई देता कि दुनिया के कई मुस्लिम देश ऐसे हैं जहां वक्फ बोर्ड तक नहीं है। संसद में बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने मुस्लिम देशों के नाम गिना गिना कर बताया, इन देशों में कोई वक्फ बोर्ड नहीं है। अगर शरीयत से जुड़ा मामला है तो इन मुस्लिम देशों में बोर्ड क्यों नहीं है? सुनिए संबित पात्रा। इस्लामिक देशों में है, मैं इस्लामिक देशों का नाम पढ़ूंगा जहां वक्फ का वजूद नहीं है। तुर्की में नहीं है, लीबिया में नहीं है, इजिप्ट में नहीं है, सूडान में नहीं है, लेबनान में नहीं है, सीरिया में नहीं है, जॉर्डन में नहीं है, तुनीसिया में नहीं है, इराक में नहीं है। भारतवर्ष में वक्फ बोर्ड है। वक्फ प्रॉपर्टी को कानूनन सुरक्षा, लीगल प्रोटेक्शन दिया गया है। उसके बाद भी हंगामा क्यों है बरपा? उसके बाद भी हंगामा क्यों है बरपा? मैं पूछना चाहता हूं। देश में ये वक्फ एक्ट आया कैसे? ये जिन्ना को पाकिस्तान बनाने का जिम्मेवार मानते हैं या नहीं मानते? पहले इन लोगों से ये पूछ लीजिए सर, फिर मैं बोलूंगा। यदि जिन्ना को मानते हैं, ये मैं पेपर लेकर आया हूं सर। 1910 में कांग्रेस पार्टी ने मुंबई से एक रिजर्व सीट जो मुस्लिम की गई, उससे जिन्ना को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया और उन्होंने 1911 में मुसलमान वक्फ बोर्ड बनाया। ये प्राइवेट आदमी ने बनाया, जिन्ना ने बनाया, जिसने पाकिस्तान बनाया, और आज फिर वक्फ के नाम पर ये इस देश का बंटवारा करना चाहते हैं।
वक्फ बिल के विरोध में यह बात भी कही जा रही है कि वक्फ संपत्तियों का सर्वे तो सरकारी अधिकारी करेगा, तो वो तो सरकार के समर्थन में ही फैसला लेगा। इस पर संसद में अमित शाह ने करारा जवाब दिया और कहा कि जब किसी मंदिर के लिए भी जमीन खरीदनी होती है तो कलेक्टर ही तय करता है बॉस कि जमीन का मालिकाना हक किसके पास है, फिर वक्फ की संपत्ति का सर्वे कलेक्टर से कराने पर क्या आपत्ति है। कर्नाटक के केस में आप देखिए कि जब वहां मंदिरों के सर्वे कराने होते हैं तो सरकार के पास वो अधिकार होते हैं जिससे वो हिंदू मंदिरों के या उससे जुड़ी प्रॉपर्टी के सर्वे करवा सकते हैं। कर्नाटक के हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट्स एक्ट 1997 में साफ लिखा है कि राज्य सरकार नोटिफिकेशन के माध्यम से एक सर्वे ऑफिसर अपॉइंट कर सकती है जिससे वो सभी नोटिफाइड प्रॉपर्टी का सर्वे करा सकती है। मौजूदा वक्फ कानून में वक्फ बोर्ड को अनलिमिटेड पावर मिली हुई, जिसका असर यह हुआ कि साल 2006 तक सच्चर कमेटी ने जो वक्फ संपत्ति 4.9 लाख एकड़ बताई थी वो अब ऑलमोस्ट डबल होकर 9 लाख एकड़ तक पहुंच गई। पीएम मोदी अब वक्फ के नाम पर जमीन हथियाने के इसी खेल को बंद कर रहे हैं, तो ममता बनर्जी भी भड़क रही, कह रही है कि जब बीजेपी की सरकार नहीं रहेगी, केंद्र में नई सरकार बनेगी, तो हम वक्फ बिल को रद्द कर देंगे और अभी जो वक्फ कानून है उसे दोबारा लागू कर देंगे। सुनिए जरा ममता बनर्जी को। But Waqf property also it was done motivatedly, politically, to divide the country, to divide and rule policy. That BJP's agenda, that we know everything. But one day they will go away and the other government will come, and that time must remember there will be another amendment and it will be passed in Lok Sabha and Rajya Sabha. यानी ममता बनर्जी ने क्लियर मैसेज दे दिया है कि मोदी अगर गए तो वक्फ कानून वापस आएगा। तो उन्होंने क्लियर लाइन खींच दी। इस देश में जिन लोगों को वक्फ कानून नहीं चाहिए, वक्फ कानून की मनमानी नहीं चाहिए, जिनको जहां उंगली रख दिया वो वक्फ का हो गया, ये हिसाब किताब नहीं चाहिए, उन्हें तो मोदी को ही चुनना पड़ेगा फिर, क्योंकि इनको चुनेंगे तो ये वापस लाएंगी, कह रही है। इन्होंने लाइन बना दी भाई। ममता बनर्जी को भी पता है कि वक्फ बिल को कानून बनने से रोकना अब विपक्ष के बूते की बात नहीं। तभी वो कह रही है कि जब नई सरकार आएगी तब देखेंगे। अब राहुल गांधी के विचार भी जान लीजिए, जिन्होंने लोकसभा में बहस के दौरान वक्फ बिल पर कोई भाषण तो नहीं दिया, लेकिन एक ट्वीट करके वक्फ बिल का विरोध किया। ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा है कि वक्फ बिल मुसलमानों को हाशिए पर डालने और उनके व्यक्तिगत कानूनों और संपत्ति के अधिकारों को हड़पने का हथियार बनाया जा रहा है। राहुल गांधी के मुताबिक संघ, बीजेपी और उनके सहयोगियों ने मुसलमानों को निशाना बनाकर संविधान पर हमला किया है और भविष्य में अन्य समुदायों को निशाना बनाया जाएगा। अपने ट्वीट में वक्फ बिल को लेकर बेहद गंभीर लग रहे राहुल गांधी असल में कितने सीरियस हैं, अब आपको यह भी दिखाता हूं। राहुल गांधी ने वक्फ बिल की बहस में तो भाग नहीं लिया, लेकिन जब वोटिंग का टाइम आया तब वो देर रात संसद भवन पहुंचे। मतलब पूरे टाइम इस बहस में थे भी नहीं, नेता प्रतिपक्ष हैं भाई। राहुल गांधी जैसे ही गाड़ी से उतरे उन्हें देखकर लोग हैरान रह गए। राहुल गांधी व्हाइट टी शर्ट, ब्लैक रंग का पजामा टाइप कुछ पहने हुए थे और चप्पल पहनकर संसद पहुंच गए थे, जिसका वीडियो देखते ही सोशल मीडिया पर कई लोग भड़क गए। सोशल मीडिया पर लोगों ने उनकी जमकर क्लास लगाई। किसी ने कहा कि विपक्ष के नेता की बात तो भूल जाइए, राहुल गांधी सांसद होने का भी जिम्मेदारी भी नहीं निभा रहे। किसी ने कहा कि राहुल गांधी सोकर उठे, चप्पल पहनी और संसद पहुंच गए लग रहा है। राहुल गांधी को संसद की गरिमा का जरा भी ख्याल नहीं है, पब्लिक ने यह भी लिखा। लेकिन चप्पल पहने, पजामा पहने, टी शर्ट पहने, कुछ भी पहने, सवाल तो यह है कि नेता प्रतिपक्ष हैं बॉस। आप बोले नहीं, चलिए क्यों नहीं बोले भगवान ही जाने, लेकिन कम से कम संसद में तो बैठते पूरे भाषण के दौरान, पूरी चर्चा के दौरान। पूरा विपक्ष मिलकर वक्फ बिल को संविधान के खिलाफ साबित करने की कोशिश में जुटा है। वक्फ बिल पर आज राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी भाषण दिया। बॉस, इसीलिए पाठशाला में आपको एक एक का भाषण सुना रहा हूं। क्लियर कट आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि कौन क्या रख रहा था अपना स्टैंड जब यह वक्फ बिल पर चर्चा हो रही थी। अपने भाषण में संजय सिंह ने आरोप लगाया कि वक्फ के जरिए मुसलमानों की जमीनें छीन ली जाएंगी। संजय सिंह ने यह भी कहा कि बीजेपी कभी मुसलमानों के भले की सोच ही नहीं सकती। आप सुनिए जरा संजय सिंह ने कैसे मुसलमानों को पीएम मोदी के खिलाफ भड़काने की कोशिश की। ये सरकार कह रही है कि ये कानून हम मुसलमानों के भले के लिए आ रहे हैं। जब मैं आपसे सुनता हूं तो मुझे लगता है कपिल शर्मा कॉमेडी सर्कस में बोल रहा है। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। दोनों सदन में एक भी सदस्य
दोनों सदन में सिर्फ एक सदस्य गुलाम अली को छोड़ के एक भी सदस्य आपका मुसलमान नहीं है। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। पूरी सरकार में एक मंत्री आपका मुसलमान नहीं है, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। दो नेता अपने घरों में आपने बैठा दिया, मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन, दोनों की राजनीति आपने खत्म कर दी, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। इनके हिसाब से मुसलमान का भला होना है तो सांसद मुसलमान चुन के आना चाहिए, तो अपना इस्तीफा दीजिए और किसी मुसलमान को सांसद बना दीजिए। आम आदमी पार्टी जो राज्यसभा में सांसद भेजती है, सब मुसलमानों को भेज दीजिए। और इतने साल से जो मुसलमानों के रहनुमा बने हुए थे, जो मुसलमान को टिकट दे रहे थे, उन्होंने क्यों नहीं मुसलमानों का भला कर दिया? और आज भी मुसलमान इतनी गरीबी में क्यों है, क्यों रह रहा है? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में ऐसा क्यों लिखा कि मुसलमान बहुत बुरी हालत में? मुसलमान सांसद चुन के आ रहा था इसलिए। और मुसलमान का भला सिर्फ मुसलमान कर सकता है, ये इन लोगों का स्टैंड है बॉस। मतलब राहुल गांधी पूरी चर्चा में नहीं बैठ पाए, कभी बैठे, कभी उठ के चल दिए, कभी रात में आए, कभी बैठे, ये हिसाब है। संजय सिंह कुछ भी बोल रहे हैं, ये हिसाब है। अरे शिवसेना को देखिए भाई, आज शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने भी वक्फ बिल पर बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाए। कह रहे हैं कि भाई आप तो लग रहा है कि हिंदू पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। करोड़ों गरीब मुसलमानों के हित की बात आप कर रहे हो, आपको मुसलमानों की चिंता कब से होने लगी? या आप ही लोग हैं मुसलमानों को चोर बोलते हो? आप ही लोग हैं मुसलमान आपकी जमीन छीन लेंगे, आपके गले का मंगलसूत्र खींच लेंगे, आपके गाय बैल उठाकर लेके जाएंगे। मुसलमान देशद्रोही है, टेररिस्ट है, बटेंगे तो कटेंगे। अभी आप लोग मुसलमानों की संपत्ति की चिंता कर रहे हो, आप लोग मुसलमानों की संपत्ति के रखवाले बने हो। लेकिन मैं आपको बताता हूं भाई साहब, आप मुझे कुछ मत सिखाइए, मैं बहुत पढ़ लिख कर आया हूं यहाँ, चिंता मत करिए। मैं हिंदुत्व भी पढ़ा हूं और सब कुछ पढ़ा हूं, और आप अभी नए मुल्ला बन गए हो हिंदुत्व के। आपको धन्यवाद के बोलने दिया, मगर इनको धन्य नहीं, काहे हमारा काहे चिंता नहीं। वो आपको जो बोलना है बोलो, सच्चाई देखो। अभी ये क्यों ऐसा कर रहे हो? अच्छा, आज पहली बार सर, पहली बार आखिरी में पहली बार हमारे संजय भैया का भाषण नरोबा कुंजोरबा था। कभी नहीं तो बिल्कुल टक बोलते। आज क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं उनको समझ में नहीं आ रहा था, क्या बोलूं नहीं बोलूं। देखो अभी भी एकदम ऐसे ही कर रहे हैं। संजय भैया आपण कलर नको बदला। संजय राउत को कहा जा रहा है अपना रंग मत बदलो। संजय राउत कह रहे हैं बीजेपी वाले मुसलमानों के लिए क्या कहते हैं। बाला साहब ठाकरे क्या सोच रखते थे हिंदुत्व को लेकर, भूल गए हैं क्या? संजय राउत कह रहे हैं कि मोदी को मुसलमानों की कोई फिक्र नहीं है। संजय राउत के इस आरोप का बीजेपी सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने जबरदस्त जवाब दिया। उन्होंने वक्फ बिल पर बोलते हुए कहा कि मुसलमानों की फिक्र पीएम मोदी से कोई ज्यादा कर नहीं सकता। राधा मोहन दास अग्रवाल ने राज्यसभा में बताया कि बीजेपी की एक बैठक में पीएम मोदी ने कहा था कि लोग कहते हैं मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देते, यह गलत है, मुसलमान बीजेपी को वोट देते हैं। बैठक में पीएम मोदी ने यह भी कहा था कि अगर मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं भी देते तब भी तो वो देश के नागरिक हैं। पीएम मोदी ने सांसदों को नसीहत दी थी कि अपने काम को करते समय कभी हिंदू मुसलमान मत करना। पीएम मोदी ने कहा था कि अगर देश का 20% मुस्लिम पिछड़ा रह जाएगा तो क्या विकसित भारत का सपना पूरा होगा क्या? यह पीएम मोदी का ही विजन है कि मुसलमानों के जीवन को बेहतरी के लिए जितना संभव होगा उतना प्रयास बीजेपी करेगी। और पीएम मोदी ने यह सिर्फ बोला नहीं है, 10 साल में मुसलमानों को गरीबी से बाहर भी निकाला है। प्रधानमंत्री के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की सदस्य शमिका रवि ने हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे और बाकी सरकारी सर्वे के आधार पर कुछ जरूरी आंकड़े सामने रखे। आपको देखना चाहिए बॉस कि इस देश में क्या हुआ है। कौआ कान ले गया, कौआ कान ले गया, कौए के पीछे दौड़ रहा है मुसलमान। अरे भैया अपनी स्थिति तो देखो। आपको बताता हूं 2011 से 2012 के बीच मुसलमानों में गरीबी 2011-12 तक कितनी थी पता है आपको?
31.7% के दर से गरीबी थी मुसलमानों के अंदर, और 2023-24 में यह घटकर कहां पर आ गई है? 2.4% पे बॉस, 2.4%। यानी गरीबी दर में ऑलमोस्ट 28% की कमी आई है। मुसलमानों की बात कर रहा हूं, और यह पिछले 10 साल में हुआ है। लेकिन नहीं, कौवे के पीछे दौड़े जा रहे हैं कि बोल दिया, अरे भैया सबने बोल दिया, हमको दौड़ना है उधर। वक्फ बिल लोकसभा में पास हो गया है, राज्यसभा में भी अभी हो ही जाएगा पास। इसी बात से कुछ मुस्लिम नेता और मौलाना भड़के हुए।